एनिमे की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर ओरहुन से होती है, जो एक डंजन के अंदर डार्क रैबिट्स का शिकार कर रहा होता है। लड़ते हुए वह खुद से कहता है कि अच्छा है, उसकी स्किल्स अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई हैं। तभी अचानक वह खुद को गॉब्लिन्स के एक पूरे ग्रुप से घिरा हुआ पाता है, लेकिन ओरहुन घबराता नहीं। वो सोचता है कि मैजिक टेस्ट करने का ये सही मौका है। वह तुरंत खुद पर सपोर्ट मैजिक एक्टिवेट करता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और ओवरऑल स्टैट्स बूस्ट हो जाता है। इस मैजिक की मदद से ओरहुन बड़ी आसानी से सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। इस सपोर्ट मैजिक की एक फिक्स टाइम लिमिट होती है, जो नॉर्मली 3 मिनट की होती है। यह हर इंसान की मैजिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है और ओरहुन के केस में यह बिल्कुल 3 मिनट ही टिकती है। आमतौर पर सपोर्ट मेज लोग स्वॉर्ड फाइटिंग से दूर रहते हैं, लेकिन ओरहुन बिल्कुल अलग है। उसे हर फाइट में टाइम का पूरा हिसाब रखना पड़ता है, ताकि उसका मैजिक खत्म होने से पहले दुश्मन मर जाए। गॉब्लिन्स को हराने के बाद ओरहुन को अपने पास्ट की एक पेनफुल मेमोरी याद आती है। वह पल जब उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया था, जबकि वही लोग उसके बचपन के दोस्त थे। पार्टी का लीडर ओलिवर उसे साफ साफ कह देता है कि उसने उसे सिर्फ पुराने रिश्ते की वजह से अब तक टीम में रखा था, लेकिन अब ओरहुन उस लेवल का नहीं रहा। पार्टी के बाकी मेंबर्स एनेली और डेरिक भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओरहुन को शॉक लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओलिवर सीरियस टोन में कहता है कि ओरहुन में स्किल की कमी है, इसलिए उसे ये टीम छोड़नी होगी। ओरहुन को यकीन ही नहीं होता कि वही दोस्त जिसके साथ उसने 8 साल पहले पार्टी बनाई थी, कुछ सालों में रैंक एस तक पहुँच गया और अब उसे बाहर कर रहा है। ये वही टीम थी जिसने मिलकर सथर्न ग्रेट डंजन के फ्लोर 94 को क्लियर किया था, एक ऐसा रिकॉर्ड जहां तक कोई और पहुंचा ही नहीं था। इसी वजह से लोग उन्हें हीरोज पार्टी कहने लगे थे। ओरहुन कहता है कि शायद वह ताकतवर नहीं है, पर ये चीज सब पर लागू होती है, मतलब कि हमारे बाकी मेंबर्स में भी कमियां हैं। लेकिन ओलिवर कहता है कि पिछली जॉइंट रेड में उसने दूसरे एस रैंक पार्टी के एन्चेंटर्स को देखा था, जो वाकई में कमाल के थे, और ओरहुन उनके सामने कुछ भी नहीं है। ओरहुन एक्सप्लेन करता है कि उसकी मेन क्लास पहले स्वॉर्ड्समैन थी और पार्टी को सपोर्ट देने के लिए ही उसने अपने खुद के स्पेल्स बनाए थे। लेकिन डेरिक उसे चुप करा देता है और ताना मारता है कि उसने क्लास इसलिए बदली क्योंकि वह स्वॉर्ड में ओलिवर से कमजोर था। एनेली भी कहती है कि अब ओरहुन कोई खास अच्छा एन्चेंटर भी नहीं है। ओरहुन बताता है कि उसने एन्चेंटर की रोल इसलिए ली क्योंकि पार्टी को उसकी जरूरत थी और इसके लिए वही केपेबल था। उसने अपनी कमियों को मैजिक से कवर किया और इसी वजह से डंजन के गहरे फ्लोर्स पर भी उसकी वजह से टीम अब तक जिंदा रही। लेकिन ओलिवर उसे रोकते हुए कहता है कि उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। ये सुनकर ओरहुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तभी एनेली कहती है कि वे लोग हीरोज पार्टी हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना है और ओरहुन उनके लिए सिर्फ बोझ बन रहा है। सिचुएशन समझकर ओरहुन जान जाता है कि यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है, इसलिए वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते एनेली एक आखिरी ताना मारती है कि ओरहुन मैजिक, स्वॉर्ड्समैन सब कुछ जानता है, पर सिर्फ ए रैंक लेवल पर। फिर वह आगे कहती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ जुगाड़ू कहा जाता है, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नेन। वापस डंजन में ओरहुन सोचता है कि उसके पास अब स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर दोनों क्लासेस हैं। वह तय करता है कि वह इन दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नया फाइटिंग स्टाइल बनाएगा। वह खुद से वादा करता है कि अब वह कभी जुगाड़ू नहीं कहलाएगा और एक दिन ऐसा एडवेंचरर बनेगा जो कुछ भी कर सकता हो। कुछ देर बाद वह टेलीपोर्ट क्रिस्टल पर उस फ्लोर को रजिस्टर करता है और बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी कुछ एडवेंचरर्स भागते हुए सेफ जोन में आते हैं। वे आपस में बहस कर रहे होते हैं कि इस तरह लड़की को पीछे छोड़कर भागना गलत था। उनका लीडर कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो सब मर जाते, और वह लड़की तो उसी दिन टीम में आई थी, इसलिए उसके हिसाब से पुराने मेंबर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ओरहुन चुपचाप सब सुनता रहता है। वह जानता है कि ग्रुप से छोड़े जाने का दर्द कैसा होता है। गुस्से में वह उन्हें डरपोक और लूजर्स कह देता है, जो अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने बना रहे हैं। ये सुन उनको गुस्सा आ जाता है और इतने में ही उनमें से एक ओरहुन पर हमला करता है, लेकिन ओरहुन उसे आसानी से नीचे गिरा देता है और लड़की की लोकेशन पूछता है। उधर लड़की अकेले पैनिक में होती है जब उसे ऑर्क्स घेर लेते हैं। वह आखिरी उम्मीद में अपनी बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे पता है कि वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ऑर्क्स बार बार बैरियर पर हमला कर रहे होते हैं। जैसे ही बैरियर टूटता है, उसी पल ओरहुन एंट्री लेता है और लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वह ऑर्क्स पर हमला करता है। लड़की शॉक्ड होती है क्योंकि वह देखती है कि ओरहुन सपोर्ट मैजिक भी यूज कर रहा है और सोर्ड फाइटिंग भी। वह मैजिक और सोर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ लड़ता है और एक एक करके ऑर्क्स को मार देता है। फिर वह अपनी स्पेशल मूव शार्पनेस अप यूज करता है, जिससे उसका सोर्ड मक्खन की तरह ऑक्स को काटने लगता है और एक सेकंड में सारे ऑक्स खत्म हो जाते हैं। उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग और यूनिक होता है। ऑक्स के मरते ही लड़की राहत की सांस लेती है और रो पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अभी भी जिंदा है। डंजन से बाहर आकर वह उसका धन्यवाद करती है और अपना नाम सोफिया क्लॉडेल बताती है। ओरहुन को उसका सरनेम और एम्बलम थोड़ा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना नाम ओरहुन डूरा बताता
जाता है। सोफिया उसे प्यार से डिनर के लिए इनवाइट करती है। ओरहुन थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर वह मान जाता है। रात में वे एक सिंपल लेकिन टेस्टी रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी ओरहुन नोटिस करता है कि सोफिया का एम्बलम सिल्वर रैबिट्स ऑफ द नाइट स्काई का है। अब उसे समझ आता है कि सोफिया उस क्लैन की एक्सप्लोरर है जो नोहितान किंगडम के सबसे पावरफुल गिल्ड्स में से एक है। तभी सोफिया अपनी बड़ी सिस्टर को देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वह बताती है कि उसकी यहीं पास में एक मीटिंग थी। वह पूछती है कि सोफिया यहाँ क्या कर रही है और यह लड़का कौन है, क्योंकि वह बॉयफ्रेंड रखने के लिए अभी बहुत छोटी है। ध्यान से देखने पर वह ओरहुन को पहचान लेती है। ओरहुन उसे ग्रीट करता है। सोफिया हैरान हो जाती है कि ओरहुन उसकी सिस्टर को जानता है। ओरहुन बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सिल्वर रैबिट्स की रैंक एस लीडर सेल्मा क्लॉडेल को न जानता हो, क्योंकि वह इस कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट इंचांटर है। वही थी जिसने इंचांटर्स को मशहूर किया और ग्रुप कंपोजिशन यानी एक पार्टी में अलग अलग रोल होने का आइडिया दिया, जैसे अटैकर्स, डिफेंडर्स और सपोर्टर्स। हीरोज पार्टी भी कुछ अलग नहीं थी। इसी वजह से ओरहुन को सोर्ड्समैन से इंचांटर बनना पड़ा था और उसी की वजह से ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को रिप्लेस कर दिया था। लेकिन ओरहुन समझ नहीं पाता कि सेल्मा उसे गुस्से से क्यों देख रही है। वह अचानक पूछती है कि वह उसकी 14 साल की सिस्टर के पीछे क्यों पड़ा है। क्या वह उसकी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है? ओरहुन तुरंत साफ करता है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है, वह सिर्फ उसके साथ डिनर करने आया है। लेकिन सेल्मा को गलत फहमी हो जाती है और वह ओरहुन पर चिल्लाने लगती है। तभी सोफिया बीच में आकर सेल्मा को याद दिलाती है कि ओरहुन ने उसकी जान बचाई थी। सेल्मा को पता चलता है कि सोफिया अकेले डंजन गई थी और वह गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में वह शांत होकर ओरहुन से माफी मांगती है और धन्यवाद देती है। थोड़ी देर बाद सेल्मा कहती है कि उसने ओरहुन को पिछले रेड के बाद से नहीं देखा था और यह पहली बार है जब वे इस तरह बैठकर बात कर रहे हैं। फिर सोफिया पूछती है कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ओरहुन बताता है कि पिछले महीने की जॉइंट एक्सकर्शन में वे साथ थे। सेल्मा बताती है कि वे दोनों इंचांटर हैं, इसलिए उस रेड में साथ थे। ओरहुन कहता है कि सेल्मा ने बहुत अच्छी कमांड की थी, वह तो सिर्फ पीछे से मदद कर रहा था। लेकिन सेल्मा इम्प्रेस होती है कि ओरहुन से जैसे मदद की उम्मीद की थी, उसने बिल्कुल वैसी ही मदद की। सोफिया हैरान होकर कहती है कि वह ऐसे बात कर रही है जैसे ओरहुन कोई बड़ा नाम हो। तभी सेल्मा बताती है कि ओरहुन मशहूर हीरोज पार्टी का मेंबर है। सोफिया शॉक हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी ओरहुन कहता है कि उसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। साथ ही वह साफ कर देता है कि अब वह उस ग्रुप का हिस्सा भी नहीं रहा। ये सुनकर सेल्मा थोड़ी चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में ग्रुप छोड़ दिया। ओरहुन जवाब देता है कि उसने ग्रुप कल ही छोड़ा है। सेल्मा कहती है कि हीरोज पार्टी ने तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को कैसे जाने दिया। इस पर ओरहुन बात को टालते हुए कहता है कि बस कुछ छोटी बातें थीं और फैसला आपसी सहमति से लिया गया। सेल्मा बिना ज्यादा घुमाए पूछती है कि क्या वह अभी फ्री है। ओरहुन को लगता है कि शायद वह उसे सिल्वर रैबिट क्लैन में ज्वाइन करना चाहती है, इसलिए वह पहले ही साफ कर देता है कि वह किसी भी क्लैन या ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन सेल्मा मुस्कुराकर कहती है कि वह उसे गलत समझ रहा है। असल में उसके पास उसके लिए एक परफेक्ट काम है। वह बताती है कि उनका क्लैन 2 दिन बाद एक इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन करने वाला है और वह चाहती है कि ओरहुन उसमें पार्टिसिपेट करे। पेमेंट भी मिलेगा और वह इसे फील्ड ट्रेनिंग की तरह ट्रीट कर सकता है। सेल्मा एक्सप्लेन करती है कि कई ए रैंक और उससे ऊपर के एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर्स नौसिखिया एक्सप्लोरर्स के ग्रुप्स को लीड करेंगे और उन्हें ग्रेट सदर्न डंजन के फ्लोर 50 तक ले जाया जाएगा। ओरहुन तुरंत कहता है कि चाहे नौसिखिए कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उस लेवल तक पहुंचने में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल लग जाता है। उसके हिसाब से ये प्लान सीधा सीधा पागलपन है। लेकिन सेल्मा कहती है कि अगर वे शॉर्टकट लें तो यह इम्पॉसिबल नहीं है और असल में यही चीज उनके स्पॉन्सर्स उनसे डिमांड कर रहे हैं। ओरहुन समझ जाता है कि यहाँ तक कि सिल्वर रैबिट्स जैसे पावरफुल क्लैन को भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन फिर वह सवाल करता है कि उन्होंने स्पॉन्सर्स को मना क्यों नहीं किया इतना बड़ा रिस्क लेने के बजाय। थोड़ा सोचते ही उसे असली वजह समझ आ जाती है। भले ही नौसिखिए बॉसेस को डिफीट न करें, लेकिन वे आगे के फ्लोर्स को एक्सप्लोर और रजिस्टर कर पाएंगे। इससे पूरे क्लैन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सेल्मा हैरान रह जाती है कि ओरहुन ने इतनी कम जानकारी में ही सब समझ लिया। वह मान लेती है कि वह काफी इंटेलिजेंट है। वह बताती है कि बॉसेस के सामने नौसिखिए जरूर मर जाएंगे, इसलिए एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और बॉस को डिफीट करेंगे, जिससे वे अगले फ्लोर्स तक जाने के लिए क्रिस्टल में रजिस्टर कर सकें। इसी वजह से वह चाहती है कि ओरहुन भी साथ जाए। ओरहुन कहता है कि यह प्लान सिल्वर रैबिट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वे किसी आउटसाइडर जैसे उसे क्यों शामिल करना चाहते हैं। तभी सेल्मा अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसकी बहुत इज्जत करती है। ये सुनकर ओरहुन पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों। सेल्मा उसे एक एन्चांटर के रूप में इज्जत करती है, ये उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन दूसरी ओर
हीरोज पार्टी ने उसे कमजोर कहकर निकाल दिया था, क्योंकि जॉइंट रेड में उसकी सपोर्ट मैजिक सेल्मा से कमजोर साबित हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद वह वापस इंचांटर बनना नहीं चाहता। कुछ देर सोचने के बाद वह ऑफर के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स हैं। तभी सोफिया बीच में आती है और बताती है कि वह भी उस इंस्ट्रक्शनल एक्सप्लोरेशन में जाएगी। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर ओरहुन भी साथ चले तो उसे बहुत खुशी होगी। वह मासूमियत में प्लीज प्लीज कहने लगती है। इतना खूबसूरत फेस देखकर ओरहुन ब्लश करने लगता है, फिर भी वह तुरंत हाँ नहीं कहता। वह कहता है कि वह इस पर सोचेगा, लेकिन एक बात साफ कर देता है, उसने अपनी क्लास बदलकर सोर्ड्समैन कर ली है। उसे लगता है कि सेल्मा उसे एक एन्चांटर के तौर पर बहुत इज्जत करती है, लेकिन अगर वह जाएगा तो सोर्ड्समैन के रूप में ही जाएगा। ये सुनकर सेल्मा चौंक जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ओरहुन समझता है कि वह सरप्राइज्ड क्यों है, लेकिन वह अपना फैसला नहीं बदलता। सेल्मा मान जाती है, ये सोचकर कि अगर सिचुएशन बिगड़ी तो ओरहुन फिर से एन्चांटर की रोल निभा ही लेगा। सेल्मा बताती है कि अगर वह पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है तो उसे अगले दिन सुबह सिल्वर रैबिट्स की हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा। ओरहुन हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद ओरहुन एक शॉप पर जाता है जहां एक बुजुर्ग आदमी होता है। उस शॉप को देखकर लगता है कि वहां हीलिंग पोशंस और कुछ मैजिक आइटम्स मिलते हैं। उनकी बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि ओरहुन जब पार्टी में था तब उसने इस शॉप को थोड़ा बहुत फेमस किया था, जिस वजह से बुजुर्ग आदमी का शॉप बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चाय पानी के दौरान ओरहुन बताता है कि अब वह हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह उनका प्रचार आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन बुजुर्ग उसे बताते हैं कि वे उसके हर मदद के शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। वह ग्रुप में हो या न हो, वे जानते हैं कि ओरहुन ने कितना ज्यादा मेहनत की है। वे कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम जैसे इंसान की जरूरत है। वे उसे सलाह देते हैं कि वह अपने दिल की सुने, चाहे अपने लिए जिए या दूसरों की मदद करे, जो भी हो वे उसके साथ हैं। ओरहुन उन्हें प्यार से दादाजी कहता है और धन्यवाद देता है। अगली सुबह वह सिल्वर रैबिट्स की हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। सेल्मा उसका वेलकम करती है और उसे पीछे आने को कहती है। वह कहती है कि ओरहुन आज कुछ पहले से बेहतर लग रहा है। वह मजाक में पूछती है कि क्या उसने हीरोज पार्टी छोड़ने का बोझ अपने कंधों से उतार दिया है। ओरहुन शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, कुछ ऐसा ही। और यहीं से शुरू होती है ओरहुन की एडवेंचर जर्नी। जब दोनों आखिरकार अंदर पहुंचते हैं तो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स क्लैन के लीडर विंस ब्रायर्स खुद ओरहुन का स्वागत करते हैं। विंस कहता है कि उसने ओरहुन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा है। ओरहुन भी आराम से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि इतने फेमस क्लैन के लीडर से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। लेकिन विंस तुरंत माहौल हल्का कर देता है। वह कहता है कि ओरहुन को इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सुना है कि ओरहुन अब हीरोज पार्टी छोड़ चुका है, इसलिए अब फॉर्मल बातें करने या एक दूसरे की इंटेंशन समझने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओरहुन इससे सहमत होता है और सीधे पॉइंट पर आता है। वह कहता है कि वह पहले इस टीचिंग एक्सपीडिशन के बारे में पूरी जानकारी सुनना चाहता है। इस पर विंस सेल्मा को समझाने के लिए कहता है। सब बैठते हैं और सेल्मा बताती है कि उनका प्लान है ग्रेट डंजन के फ्लोर 1 से लेकर फ्लोर 51 तक सिर्फ 3 दिनों में पहुंचना। खास तौर पर पहला दिन फ्लोर 21 तक, दूसरा दिन फ्लोर 36 और इसी तरह आगे। अब सीन बदलता है और हमें पास्ट का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। सेल्मा विंस को बताती है कि ओरहुन ने हीरोज पार्टी छोड़ दी है। विंस ये सुनकर कहता है कि यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ओरहुन के बिना हीरोज पार्टी अब उतनी मजबूत नहीं रहेगी। सेल्मा भी मानती है और बताती है कि ओरहुन की सपोर्ट मैजिक ने ही उन्हें उस लेवल तक पहुंचाया था जहां वे शायद कभी नहीं पहुंच पाते। भले ही ओरहुन की सपोर्ट मैजिक के इफेक्ट्स थोड़े कमजोर हों, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड कमाल की है, कम से कम सेल्मा से 4 गुना तेज। इतना ही नहीं, वह कई ओरिजिनल स्पेल्स भी इस्तेमाल करता था। सिचुएशन को एनालाइज करना, एनिमी की अगली चाल प्रिडिक्ट करना और बिल्कुल सही टाइमिंग पर सपोर्ट देना। एक एन्चांटर में जो स्किल्स होनी चाहिए, ओरहुन में वो सब टैलेंट मौजूद है। सेल्मा कहती है कि उसके जाने के बाद हीरोज पार्टी काफी कमजोर हो जाएगी और अब सिल्वर रैबिट्स के फिर से टॉप पर आने की चांसेस बढ़ गई हैं। विंस कहता है कि उसने जॉइंट रेड के दौरान ओरहुन के बारे में सुना तो था, लेकिन फिर भी यह सब यकीन करना मुश्किल है। सेल्मा बताती है कि एन्चांटर्स को अक्सर वह क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं, और भले ही वह खुद फेमस है, लोग उसे जरूरत से ज्यादा ऊंचा समझते हैं, जबकि ओरहुन जैसे असली ताकतवर लोग ज्यादा दिखते ही नहीं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। ओरहुन समझता है कि कुल 10 रुकीज पार्टीज हैं और 5 एस्कॉर्ट्स, जिनमें वह और सेल्मा भी शामिल हैं। प्लान ये है कि रुकी पार्टीज बारी बारी से मॉन्स्टर्स को हैंडल करेंगी और अगर कुछ भी अनयूजुअल हुआ तो एस्कॉर्ट्स उसे निपटा लेंगे। सेल्मा उसकी समझने की ताकत की तारीफ करती है और पूछती है कि कोई और सवाल है क्या। ओरहुन पूछता है कि सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स ही क्यों हैं। सेल्मा और विंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओरहुन कहता है कि इतने इंसेन शेड्यूल में आमतौर पर रिस्क कम करने के लिए कई ए रैंक पार्टीज लाई जाती हैं।
थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सलमा कहती है कि उनका गोल रुकीज को फ्लोर 51 तक ले जाना है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस उन्हें ग्रो करने में मदद करेगा। लेकिन ओरहुन समझ जाता है कि यह असली वजह नहीं है, ये मिशन उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जरूर कोई और रीजन है जो वे उसे यानी एक आउटसाइडर को नहीं बताएंगे। इसीलिए ओरहुन और सवाल नहीं पूछता और मदद करने के लिए मान जाता है। विंस उसे धन्यवाद देता है और बताता है कि उसे एडवांस में 2 गोल्ड पीसेस मिलेंगे और मिशन सक्सेसफुल होने पर 10 और। ओरहुन थोड़ा हेजिटेट करता है और पूछता है कि क्या यह ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह तो 1 साल का खर्चा है। सलमा सीधे कहती है कि वे उसे उतनी ही वैल्यू देते हैं। सलमा कहती है कि कल वे डंजन के बाहर मिलेंगे। ओरहुन सरप्राइज्ड भी होता है और खुश भी, इसलिए वह तय करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह अगले दिन क्लेन के साथ ग्रेट डंजन के एंट्रेंस पर एक्सपीडिशन की तैयारी करता है। सेल्मा और सोफिया जैसे ही ओरहुन को देखते हैं उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। ओरहुन नोटिस करता है कि सोफिया का आउटफिट पिछली बार से अलग है। वह मान लेता है कि यह रुकीज का यूनिफॉर्म है और उसकी तारीफ कर देता है। सोफिया ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है और शुक्रिया कहती है। सेल्मा का एक्सप्रेशन तुरंत डरावना हो जाता है जब वह अपनी छोटी बहन को इतना खुश और शर्माते हुए देखती है। डिफेंसिव होकर सेल्मा पूछती है कि क्या ओरहुन को लेडीज को फ्लर्टिंग करना आता है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ओरहुन जल्दी से मना करता है और बताता है कि हीरोज पार्टी में कुछ फीमेल मेंबर्स थीं, इसलिए शायद उसे बात करने की आदत है। ये सुनकर सेल्मा तुरंत शांत हो जाती है क्योंकि सब एक ही मेंशन में रहते थे। सोफिया क्यूरियोसिटी में पूछती है कि ओरहुन अब कहाँ रहता है। ओरहुन बताता है कि फिलहाल वह एक होटल में ठहरा है, लेकिन जल्द ही जगह ढूंढनी होगी। ये सुनकर सेल्मा फिर फ्रीक आउट कर जाती है और सोफिया से पूछती है कि क्या वह उसके पास जाने का प्लान बना रही है। सोफिया नर्वस होकर मना करती है और कहती है कि वह बस क्यूरियस थी। सेल्मा खुद को संभालने के बाद ओरहुन से पूछती है कि वह ग्रुप से इतना दूर क्यों खड़ा है। ओरहुन कहता है कि वह आउटसाइडर है और रुकीज उसे देखकर घबराएंगे। सेल्मा मानती है कि सब परेशान हैं और उससे मदद मांगती है ताकि माहौल हल्का हो सके। वह सोफिया को अपनी पार्टी के पास जाने को कहती है और ओरहुन को बाकी एस्कॉर्ट से मिलवाती है। सेल्मा सबको भरोसा दिलाती है कि ओरहुन स्ट्रॉन्ग है। मेंबर्स भी मान लेते हैं कि ओरहुन स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि सेल्मा जो इतनी तारीफ कर रही है, मतलब कुछ तो बात है। ओरहुन थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा न बढ़ाएं, लेकिन सेल्मा मुस्कुराकर कहती है कि हम्बल मत बनो। ओरहुन खुद को फ्रंटलाइन अटैकर बताता है। अब बाकी मेंबर्स भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे एक का नाम एंथम है और वह डिफेंडर है, दूसरा बर्नार्ड, वह भी डिफेंडर है, और लास्ट में कथी जो हीलर है। ओरहुन नोटिस करता है कि अटैकर सिर्फ वही है और इंचांटर सिर्फ सेल्मा है। ये एक बैलेंस्ड पार्टी है, लेकिन अगर वह नहीं आता तो किसी को डबल रोल निभाना पड़ता। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। सेल्मा उसके चेहरे पर शक देखती है और उसे विंस के साथ हुई पुरानी बात याद आती है, जहां वह कहता है कि वह समझ सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैकर खोने का दर्द कैसा होता है। इसलिए वह पूछता है कि क्या ओरहुन उसकी तरह इंचांटर नहीं है क्या। पार्टी के बैलेंस के हिसाब से वह ओरहुन को फर्स्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं बना सकता। विंस कहता है कि उसे पुराने एस को खोने का दर्द अभी भी है। सेल्मा समझती है कि वे अभी भी फंसे हुए हैं और जो खोया है उसे वापस नहीं पा सकते। इसीलिए सेल्मा ने ओरहुन से मदद मांगी थी, लेकिन ओरहुन खुद ही अटैकर बनने को चुनता है। अगर ओरहुन फ्रंटलाइन अटैकर की तरह काम नहीं कर पाया तो सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। सेल्मा अपनी इमोशन छुपा लेती है और सबको बताती है कि आगे 3 दिन उन्हें कड़ी मेहनत करनी है। फिर वह ओरहुन को रुकीज से मिलने को कहती है। थोड़ी देर बाद सेल्मा रुकीज को ग्रीट करती है और स्पीच देती है। वह बताती है कि आज वे ग्रेट डंजन के फ्लोर 51 की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। रुकीज परेशान हो जाते हैं, लेकिन सेल्मा उन्हें भरोसा दिलाती है और कहती है कि तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक पावरफुल हेल्पर उनके साथ है। वह ओरहुन को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वह फ्लोर 94 तक जा चुका है, जहां वह खुद नहीं गई है। ये सुनकर रुकीज हैरान रह जाते हैं। ओरहुन पूरी तरह फीका पड़ जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेल्मा आगे कहती है कि अगर वे सब डंजन एक्सप्लोरर्स बनना चाहते हैं तो उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि ओरहुन हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और डंजन को सबसे बेहतर जानता है। रुकीज एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ओरहुन डर जाता है। मतलब ये क्या चल रहा है। रुकीज तो पूरे जोश में आ चुके थे। फिर सेल्मा सबको अंदर जाने से पहले थोड़ा आराम करने को कहती है। ओरहुन पूछता है कि वह सबको इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रही थी। सेल्मा बताती है कि वह तो बस सच ही कह रही थी, लेकिन ओरहुन डर जाता है कि कहीं यह टाइटल उसके लिए प्रॉब्लम न बन जाए। सेल्मा उसे ग्रुप 10 को एस्कॉर्ट करने को कहती है क्योंकि उसमें सबसे अच्छे रुकीज हैं। ओरहुन मान जाता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि इतनी ऑसम टीम उसे दी जा रही है। थोड़ी देर बाद वह अपने टीम मेंबर्स से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वह नोटिस करता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है और कुल सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। ओरहुन सोचता है कि 3 मेंबर रुकी पार्टी काफी रेयर होती है और जितने कम लोग होंगे उतना ही खतरा ज्यादा होगा। इसी दौरान एक रुकी बहुत डींगे मारने लगता है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ओरहुन सोचता
सोचता है कि अगर इसका एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो आगे उसे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद ओरहुन सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। पहला रुकी, जिसका नाम लोगन हेवर्ड है और जो ग्रुप 10 का लीडर भी है, वह एक एन्चांटर है और फ्यूचर में सेल्मा को सरपास करने का सपना रखता है। नेक्स्ट लड़की कैरोलाइन इंग्लॉट, वो खुद को डिफेंडर बताती है। ओरहुन कहता है कि डिफेंडर के हिसाब से उसका आर्मर बहुत कम नहीं है क्या, और उसका आर्मर कहाँ है। कैरोलाइन कहती है कि आज सब उससे यही क्यों पूछ रहे हैं। वह बताती है कि वह डिफेंडर तो है लेकिन आर्मर यूज नहीं करती। ओरहुन समझ जाता है कि वह डॉज टाइप डिफेंडर है, मतलब इधर उधर कूदकर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है। अब सोफिया खुद का इंट्रोडक्शन देती है। वह पीछे से अटैक करेगी और वह एक कास्टर है। ओरहुन को उसके साथ एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता है। अब मिशन शुरू होता है और डंजन में घुसते ही सब शांत हो जाते हैं। कैरोलाइन ओरहुन से पूछती है कि हीरोज पार्टी का बंदा इस मिशन में क्यों है, मतलब कि उनका क्लैन उसकी पार्टी का एक तरह से दुश्मन जैसा है ना। ओरहुन सेल्मा की बात याद दिलाता है और कहता है कि वह मेंबर हुआ करता था, यानी अब मेंबर नहीं है। कैरोलाइन शॉक्ड होकर पूछती है कि आखिर उसने पार्टी क्यों छोड़ी। ओरहुन इरिटेट हो जाता है और साफ कह देता है कि यह उसका पर्सनल मैटर है। कैरोलाइन माहौल बिगाड़ना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत टॉपिक बदल देती है और पूछती है कि क्या ओरहुन और सोफिया एक दूसरे को जानते हैं। ओरहुन पूछता है कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है। इस पर कैरोलाइन बताती है कि सोफिया ने पहले कहा था कि उनके साथ कोई अमेजिंग बंदा आने वाला है। ये सुनकर सोफिया थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर मान लेती है कि वह अमेजिंग आदमी ओरहुन ही है जिसके बारे में वह बात कर रही थी। वह बताती है कि ओरहुन ने उसकी जान बचाई थी, वह बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने कहा था कि वह पहले हीरोज पार्टी का हिस्सा रह चुका है। सोफिया आगे बताती है कि उसकी बहन सेल्मा ने भी कहा था कि अगर ओरहुन उनके साथ होगा तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैरोलाइन मुस्कुराकर सोफिया से कहती है कि फिर उसे इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ एक हीरो है। ओरहुन कुछ नहीं कहता, वह जानता है कि वह कोई हीरो नहीं है, लेकिन वह यह भी समझ जाता है कि कैरोलाइन ने यह बात सोफिया को काम करने के लिए कही थी। यही सोचकर ओरहुन को एहसास होता है कि शायद कैरोलाइन जितनी रेकलेस दिखती है उससे ज्यादा वह दूसरों का ख्याल रखती है। थोड़ी देर बाद जैसा ओरहुन को उम्मीद थी, कुछ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन ओरहुन पहले ही चलते चलते ट्रैप स्पेल्स लगा चुका होता है। ये ट्रैप स्पेल्स बिना किसी दिक्कत के एक्टिवेट होते हैं और मॉन्स्टर्स वहीं खत्म हो जाते हैं। इन स्पेल्स की खास बात यह है कि दुश्मन इन्हें तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाता जब तक ये एक्टिवेट न हो जाए, इसलिए पीछे से आने वाले मॉन्स्टर्स को हैंडल करने का यह सबसे सेफ और एफिशिएंट तरीका है बिना पार्टी को स्लो किए। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और ओरहुन बेकार की लड़ाइयों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वह लगातार चलते हुए ट्रैप स्पेल्स लगाता रहता है। कुछ समय बाद ग्रुप फ्लोर 20 पर पहुंच जाता है। अब ओरहुन ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है कि रुकीज कैसे फाइट कर रहे हैं। यही वह कंफर्म कर लेता है कि टीचिंग एक्सपीडिशन के बाकी हिस्से के लिए ये लोग ठीक रहेंगे। शुरुआत में उसे लगा था कि लोगन सिर्फ एक बड़ा घमंडी नया लड़का है, लेकिन एन्चांटर के तौर पर उसमें असली स्किल है। अगर वह लंबे बैटल्स में इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो वह आराम से किसी ए रैंक पार्टी में काम कर सकता है। मतलब वह सच में एक जीनियस है। हाँ, ऑर्डर्स देने में वह अभी कमजोर है, जो एक एन्चांटर के लिए जरूरी स्किल होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वह बेहतर हो जाएगा। अब ओरहुन कैरोलाइन की तरफ ध्यान देता है। उसकी स्पीड बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक डॉज टाइप डिफेंडर से उम्मीद की जाती है, लेकिन इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह कि जैसे ही वह किसी मॉन्स्टर को देखती है सीधे उस पर दौड़ पड़ती है। डिफेंडर होने के नाते उसे दुश्मन के पास जाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका देखकर ओरहुन डर जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वह सिर्फ 2 डैगर्स इस्तेमाल करती है। ये हथियार उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए तो सही है, लेकिन इस पार्टी के लिए उनमें डिस्ट्रक्टिव पावर थोड़ी कम है। आखिर में ओरहुन सोफिया को देखता है। वह बाकी दोनों जितनी इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन वह पहले से ही एक नॉर्मल रुकी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह थोड़ी पैसिव है, लेकिन जैसे जैसे वह पार्टी सदस्यों के साथ कंफर्टेबल होगी ये बदल जाएगा। उसमें कोई नए लोगों वाली कमी नहीं है, इसलिए ओरहुन उसे ग्रो करते देखने के लिए खुद एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी एस्कॉर्ट्स और रुकीज मिलकर फ्लोर 20 के बॉस को हरा देते हैं। प्लान के मुताबिक वे अब फ्लोर 21 की ओर बढ़ते हैं। सेल्मा उनसे कहती है कि गिल्ड कार्ड में फ्लोर रजिस्टर करा लें और आज पहले दिन का मिशन उनके लिए कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ पहला दिन खत्म हो जाता है। ग्रेट डंजन से बाहर निकलने के बाद सेल्मा ओरहुन से पूछती है कि क्या उसे एस्कॉर्ट बनना अच्छा लगा। ओरहुन कहता है कि जैसा सेल्मा ने कहा था, ग्रुप 10 में बहुत पोटेंशियल
पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वे अभी एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे। खास तौर पर वह कैरोलाइन को लेकर चिंता में है। सेल्मा थोड़ा नर्वस होकर हंसती है और कहती है कि कैरोलाइन ने पहले से काफी इम्प्रूवमेंट की है। ये सुनकर ओरहुन सोच में पड़ जाता है कि अगर यह इम्प्रूवमेंट है तो पहले वह कैसी रही होगी। फिर वे दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अगली सुबह मिलने की बात कहकर अलग हो जाते हैं। अगली सुबह ओरहुन तब पूरी तरह टूट जाता है जब वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। फ्रंट पेज पर उसकी नजर सीधे ओलिवर पर जाती है। आर्टिकल हीरोज पार्टी के बारे में होता है और बताता है कि अब उनके पास एक नया एन्चेंटर है। मतलब ओरहुन को पार्टी से निकाले जाने की बात अब पब्लिक हो चुकी है। गुस्से और दर्द में ओरहुन न्यूज़पेपर को डेस्क पर पटक देता है और कहता है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह उसे कितना हर्ट करता है। वह चाहता था कि कम से कम टीचिंग एक्सपीडिशन खत्म होने तक वे रुक जाते। उसे डर लगता है कि अगर रुकीज ने ये पेपर पढ़ लिया तो उनकी नजर में उसकी इमेज बदल सकती है। ओरहुन अपना कोट उठाता है और सोचता है कि अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह होटल से निकल जाता है और मीटिंग पॉइंट की तरफ चल देता है। लेकिन शहर में चलते हुए अचानक एक लड़की उसका नाम पुकारती है। ओरहुन तुरंत रुक जाता है। वह उस आवाज को पहचानता है। पीछे मुड़कर देखने पर वह लूना को देखता है, हीरोज पार्टी की मेंबर। वह वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह शॉक में। लूना खुद उसके पास आती है और कहती है कि बहुत समय हो गया। जब ओरहुन हीरोज पार्टी में था तब भी जब बाकी मेंबर्स उससे दूर होते जा रहे थे, लूना ने हमेशा उसे वैसे ही ट्रीट किया। जिस दिन उसे बैनिश किया गया था उस दिन लूना घर के किसी काम से बाहर गई हुई थी। ओरहुन जानता है कि अगर लूना वहाँ होती तो शायद चीजें अलग होती। वह हल्की सी मुस्कान देता है, ये महसूस करते हुए कि हीरोज पार्टी से उसके कुछ अटैचमेंट्स अब भी बाकी हैं। वह उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन तभी लूना उसे चौंका देती है। वह कहती है कि वह चाहती है कि ओरहुन हीरोज पार्टी में वापस आ जाए क्योंकि उन्हें उसकी ताकत की जरूरत है। ओरहुन को हैरानी नहीं होती। वह जानता था कि लूना ऐसा कह सकती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि बाकी पार्टी भी यही चाहती है, खासकर आज के आर्टिकल के बाद। लूना कहती है कि उसे किसी आर्टिकल के बारे में पता नहीं था और वह यह रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कर रही है। फिर भी वह ओरहुन को भरोसा दिलाती है कि अगर वह वापस आएगा तो वह सबको मनाने की पूरी कोशिश करेगी। ये सुनकर ओरहुन हैरान हो जाता है। लूना सच में सीरियस है, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ओरहुन कहता है कि आर्टिकल पब्लिश होने के बाद वह वापस नहीं जा सकता और सच तो यह है कि वह जाना भी नहीं चाहता। लूना दुखी होकर माफी मांगती है और कहती है कि उसने आज का पेपर नहीं देखा। फिर भी वह उसका हाथ पकड़कर उसे याद दिलाती है कि उन्होंने ग्रेट डंजन को साथ में क्लियर करने का प्रॉमिस किया था। यह बात ओरहुन को सीधे दिल पर लगती है। वह झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि वो प्रॉमिस उन्होंने ओलिवर के साथ मिलकर किया था और वही ओलिवर था जिसने उसे बाहर निकाला, इसलिए अब वह प्रॉमिस कभी पूरा नहीं होगा। लूना के पास कहने को कुछ नहीं बचता। इससे पहले कि वह कुछ बोले, ओरहुन माफी मांगता है और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। लूना वहीं अकेली खड़ी रह जाती है। दिल ही दिल में ओरहुन चाहता था कि वे तीनों हमेशा वैसे ही रहें जैसे पहले थे और बचपन में किया गया वह प्रॉमिस पूरा करें। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब सब कुछ उसके लिए खत्म हो चुका है। मतलब अब बहुत देर हो चुकी है। ओरहुन एक्सपीडिशन के लिए ग्रेट डंजन की तरफ निकलता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी बात में अटका हुआ था जो उसने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। आर्टिकल में साफ लिखा था कि उसे हीरोज पार्टी से इसलिए बैनिश कर दिया गया क्योंकि वह कमजोर था। हालांकि ओरहुन को पहले से अंदाजा था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा, फिर भी वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह अभी ही क्यों हुआ। वह सोचने लगता है कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अब कितने लोग उस पर भरोसा करेंगे, खासकर सेल्मा द्वारा उसके बारे में कही गई बातों के बाद। एक्सपीडिशन में शामिल सारे रुकीज इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। लोगन को याद आता है कि ओरहुन ने कल कहा था कि वह खुद ही पार्टी छोड़कर गया है, लेकिन अगर उसे बैनिश किया गया था तो सच कुछ और ही होगा। आखिरकार ओरहुन वहाँ पहुँचता है और जिस तरह से बच्चे उसे ग्रीट करते हैं उससे ही उसे समझ आ जाता है कि आज का माहौल कल से बिल्कुल अलग है। कल सेल्मा ने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, इसलिए उनकी कंफ्यूजन वह समझ सकता था। तभी सेल्मा दौड़ती हुई उसके पास आती है और माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओरहुन मुस्कुराता है और कहता है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह सेल्मा को याद दिलाता है कि अगर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उनकी टीचिंग एक्सपीडिशन फेल हो जाएगी। सेल्मा जोर देकर कहती है कि उसने कल नए रिक्रूट्स को इंस्पायर करने के लिए उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, पर उसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। ओरहुन उसे भरोसा दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वह साफ करता है कि असल में उसे ही माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि उसने चीजें साफ नहीं की और उसी वजह से परेशानी खड़ी हो गई। वह सेल्मा से कहता है कि डंजन के सफर के दौरान वह सबको बैकअप करेगा, इसलिए उसे हमेशा की तरह सिर ऊंचा रखकर चलना चाहिए। तभी बर्नार्ड बोलता है कि यह अब भी सच है कि ओरहुन फ्लोर 94 तक पहुंचा था और यह अपने आप में ही इनक्रेडिबल है। कथी और एंथम भी इससे अग्री करते
करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। सेल्मा भी मानती है कि वे कल भी बिल्कुल ठीक थे। ओरहुन तय करता है कि आज भी वह उन्हें वही परफॉर्मेंस दिखाएगा। वह अपने असाइंड ग्रुप की ओर जाता है और सबको ग्रीट करता है। सोफिया तुरंत कहती है कि आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल झूठ से भरा है। कैरोलाइन भी एग्री करती है और कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगन सीधा सवाल पूछता है, क्या आर्टिकल में लिखा हुआ सच है? ओरहुन मान लेता है कि आर्टिकल का ज्यादातर हिस्सा सच है। ये सुनकर लोगन पूरी तरह शॉक हो जाता है। ओरहुन आगे बताता है कि अगर वह पूछ रहा है कि क्या वह वीक था, तो जवाब हाँ है। इसी वजह से वह अभी हीरो नहीं है जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, और वह यह बात पहले न बताने के लिए माफी मांगता है। लोगन सोचने लगता है कि यहाँ असल में चल क्या रहा है, लेकिन सोफिया जिद करते हुए कहती है कि ओरहुन स्ट्रॉन्ग था। उसने अपनी आंखों से देखा है कि ओरहुन ने एक ही पल में दर्जनों ऑर्क्स को हरा दिया था, इसलिए वह वीक हो ही नहीं सकता। ओरहुन उसे उसके ट्रस्ट के लिए धन्यवाद देता है। वह बताता है कि उसके पास उन्हें फ्लोर 51 तक सेफली ले जाने के लिए काफी स्ट्रेंथ है। वह कहता है वह अब हीरो नहीं है, लेकिन ओरहुन डूरा एक एक्सप्लोरर के रूप में वह कसम खाता है कि वह उन्हें सारी मुश्किलों से बचाएगा। वह चाहता है कि डंजन डाइव में भी वे कल की तरह पूरी कोशिश करें। सोफिया और कैरोलाइन तुरंत मान जाती हैं, लेकिन लोगन अब भी कंफ्यूज रहता है और खुद को थोड़ा बेवकूफ महसूस करता है कि वह इतना एक्साइटेड हो गया था। एक्सपीडिशन शुरू होते ही वे सदर्न ग्रेट डंजन फ्लोर 21 की ओर बढ़ते हैं। आज उनका टारगेट फ्लोर 35 तक पहुंचना है। ओरहुन उनके पीछे पीछे चलता है। उसे पता है कि एस्कॉर्ट्स अब मिडिल फ्लोर्स यानी फ्लोर 31 तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। तब तक नए रिक्रूट्स ही लीड करेंगे। सोफिया और कैरोलाइन आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर्स को हराती हैं और फ्लोर 29 तक पहुंच जाती है। ओरहुन उनकी तारीफ करता है और खुश होता है कि वे अब भी उस पर भरोसा कर रही हैं। कुछ टाइम बाद वे फ्लोर 31 पर पहुंचते हैं। अब से ओरहुन ऑर्डर्स देगा, इसलिए वह पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। वह ग्रुप को रोकता है और बताता है कि उसे आगे मॉन्स्टर्स का एहसास हो रहा है। सबको रेडी रहने को कहता है। लड़कियां उसकी बात मान लेती हैं, लेकिन लोगन अब भी चुप रहता है। तभी कई गॉब्लिन्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ओरहुन कैरोलाइन को ऑर्डर देता है कि वह गोब्लिन का ध्यान अपनी ओर खींचे। कैरोलिन हमेशा की तरह डैगर्स लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ती है। इसके बाद ओरहुन सोफिया को पीछे मौजूद ऑर्क्स को संभालने के लिए कहता है और लोगन को सपोर्ट मैजिक से उन्हें बूस्ट करने का ऑर्डर देता है। पूरी बात खत्म होने से पहले ही लोगन एजिलिटी अप, टेक्निकल अप और मैजिक अप कास्ट कर देता है। उसे लगता है कि ओरहुन के ऑर्डर्स वही हैं जो कोई भी देता, शायद वह कुछ खास नहीं है। कैरोलाइन की तरफ ध्यान देने के बाद लोगन देखता है कि सोफिया डर के मारे हिल भी नहीं पा रही है। उसे याद आता है कि सोफिया ने पहले बताया था कि उस पर ऑर्क्स ने हमला किया था। ट्रॉमा की वजह से वह जड़ हो चुकी थी। लोगन देखता है कि ओरहुन कुछ नहीं कर रहा और सोचता है कि अब उसे खुद ही सोफिया को बचाना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से वह ओरहुन को बाकी कमजोर एन्चांटर्स की तरह सोच रहा है। लेकिन उसी पल ओरहुन ऑर्क पर एजिलिटी डाउन कास्ट करता है। ऑर्क तुरंत स्लो और वीक हो जाता है। ओरहुन सोफिया को भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ कैरोलाइन, लोगन और वह खुद मौजूद है। सोफिया खुद को संभालती है और पूरी ताकत से फायर जैवलिन कास्ट करती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि ओरहुन भी, क्योंकि किसी ने उसे नहीं बताया था कि सोफिया एडवांस मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। सोफिया पूरी तरह थक जाती है, लेकिन कैरोलाइन दौड़कर आती है और उसकी तारीफ करती है। ओरहुन भी उसकी तारीफ करता है, जिससे सोफिया खुश होकर जल्दी रिकवर कर लेती है। लोगन ये सब डिसबिलीफ में देखता है। वह जानता है कि ऑर्क पर डिबफ ओरहुन ने डाला था। अब उसका हीरोज पार्टी से बैनिश होना और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगने लगता है। आखिरकार वे फ्लोर 35 पर पहुंचते हैं, जहां एक विशाल डेथ टरेंटुला उनका इंतजार कर रहा होता है। लोगन तुरंत सोचता है कि वे इसे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन ओरहुन शांत रहता है। वह लोगन को ऑर्डर देता है कैरोलाइन पर एजिलिटी अप और ड्यूरेबल अप और सोफिया पर मैजिक अप डालने का। कैरोलाइन बिना रुके टरेंटुला की ओर दौड़ पड़ती है। लोगन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहुन उसे रुकने को कहता है और समझाता है कि फ्रंट से अटैक करना डिसएडवांटेज होगा। वह कैरोलाइन को जंप करके टरेंटुला की पीठ पर स्लैश करने को कहता है। कैरोलाइन उसकी बात मानती है और आसानी से टरेंटुला की पीठ पर वार कर देती है। ओरहुन उसे टरेंटुला का ध्यान अपनी ओर बनाए रखने को कहता है और वार्न करता है कि वह वेनोमस है, इसलिए अटैक्स डॉज करना जरूरी है। लोगन लगातार सपोर्ट मैजिक डालता रहता है, जिससे कैरोलाइन हर अटैक से बच पाती है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। अब ओरहुन सोफिया को टरेंटुला को पिन डाउन करने को कहता है। सोफिया तुरंत एरो कटर कास्ट करती है। एक ही पल में टरेंटुला के चारों पैर कट जाते हैं। टरेंटुला जमीन पर गिर जाता है। कैरोलाइन खुशी से चिल्लाती है, लेकिन ओरहुन उन्हें वार्न करता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वह लोगन को कैरोलाइन पर स्ट्रेंथ अप और टेक्निकल अप डालने को कहता है। ओरहुन की बातों पर ज्यादा सवाल किए बिना लोगन उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और कैरोलाइन पर अपनी सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करता है। इसी बीच अचानक डेथ टरेंटुला अटैक करता है और सीधे कैरोलाइन की तरफ अपनी स्पाइडर वेब शूट कर देता है। पल भर में कैरोलाइन पूरी तरह जकड़ जाती है। जैसे जैसे कैरोलाइन धीरे धीरे टरेंटुला के मुंह की ओर खींची जाने लगती है, लोगन पूरी तरह पैनिक कर जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट
अपोजिट ओरहुन बिल्कुल काम रहता है। वह कैरोलाइन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह अपनी डैगर से वेब्स काट दे, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कैरोलाइन पूरी ताकत लगाकर अपनी बाहें हिलाने की कोशिश करती है ताकि डैगर से वेब्स काट सके। इसी दौरान लोगन के दिमाग में एक डाउट आता है। उसे लगता है कि क्या ओरहुन ने कैरोलाइन को पहले से ऐसे ऑर्डर्स इसलिए दिए थे क्योंकि उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ओरहुन फिर तुरंत सोफिया को रॉक एरो प्रिपेयर करने के लिए कहता है और लोगन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह उसे एक और मैजिक अप दे, क्योंकि पिछला वाला अब खत्म होने वाला है। लोगन बिना देर किए अग्री करता है, लेकिन कैरोलाइन की हालत और बिगड़ जाती है। वह और ज्यादा पैनिक करने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि वह वेब्स काट नहीं पा रही है। ओरहुन पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। उसे पता होता है कि लोगन एक टाइम पर सिर्फ 3 स्पेल्स ही मेंटेन कर सकता है। ऐसे में उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तभी ओरहुन खुद शार्पनेस अप इस्तेमाल करता है। इस स्पेल से कैरोलाइन की डैगर्स इंस्टेंटली एनहांस हो जाती हैं और इसी बूस्ट की वजह से कैरोलाइन आखिरकार स्पाइडर वेब्स काटने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही कैरोलाइन फ्री होती है, उसी पल सोफिया रॉक एरो फायर करती है और डेथ टेरेंटुला एक ही हिट में डिफीट हो जाता है। कैरोलाइन हमेशा की तरह खुशी खुशी सोफिया के पास दौड़ती है और जोर से चिल्लाती है। ओरहुन लोगन की तारीफ करता है और कहता है कि यह सब उसकी सपोर्ट मैजिक की वजह से पॉसिबल हुआ। लोगन उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद ओरहुन सबको बताता है कि अब वापस लौटने का टाइम हो गया है। जब सब डंजन से बाहर पहुंचते हैं तो सेल्मा उन्हें बताती है कि कल उनका आखिरी दिन है, इसलिए आज उन्हें अच्छे से रेस्ट करना होगा ताकि वे कल के लिए पूरी तरह रेडी रहें। ओरहुन के जाने से पहले बर्नार्ड और एंथम उसके पास आते हैं और उसे साथ में कुछ खाने चलने का इनवाइट देते हैं। ओरहुन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसे ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि वे उससे बिल्कुल परेशान नहीं है। वह इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, यह सोचकर कि एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्हें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला था और यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इधर दूसरी तरफ लोगन सोफिया से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जब ओरहुन ने उसे बचाया था। सोफिया बताती है कि यह 3 दिन पहले एक न्यूली डिस्कवर्ड डंजन में हुआ था। लोगन पूछता है कि क्या उस समय ओरहुन बिल्कुल अकेला था। सोफिया इस पर हाँ कहती है तो लोगन उससे पूछता है कि वह बताए कि उस वक्त ओरहुन कैसा फाइट कर रहा था। सोफिया पहले कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या बताए, तो लोगन पूछता है कि क्या उसे याद है कि ओरहुन ने कौन से स्पेल्स यूज किए थे या उसका फाइटिंग स्टाइल कैसा था। सोफिया याद करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने ऑर्क्स के खिलाफ एक इनक्रेडिबल विंड ब्लास्ट इस्तेमाल किया था। उसने यह भी देखा था कि ओरहुन जैसे अपनी सोर्ड को सपोर्ट मैजिक से पावर अप कर रहा हो। लोगन इमीडिएटली अस्यूम करता है कि वह शार्पनेस अप रहा होगा, क्योंकि वह एक सपोर्ट स्पेल है जो वेपन्स पर यूज होता है, लोगों पर नहीं। कैरोलाइन एक्साइटेड होकर बीच में बोलती है और बताती है कि ओरहुन ने आज भी वही स्पेल इस्तेमाल किया था। उसकी डैगर्स एक सेकंड में बहुत शार्प हो गई थी और वह खुद भी बहुत सरप्राइज थी। लोगन फिर सोफिया से पूछता है कि क्या उस टाइम ओरहुन सोर्ड यूज कर रहा था। सोफिया हाँ कहती है और बताती है कि वह ऑर्क्स को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब लोगन पूरी तरह समझ जाता है कि ओरहुन सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि सोर्ड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है। सोफिया आगे बताती है कि उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन ओरहुन ने कहा था कि हीरोज पार्टी छोड़ने के बाद उसने फ्रंटलाइन अटैकर बनना चूज किया। ये सुनकर लोगन को बहुत सरप्राइज होता है। वह तुरंत कहता है कि यह सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आज डंजन में ओरहुन बिल्कुल परफेक्ट इंचांटर की तरह एक्ट कर रहा था। डंजन में ओरहुन की परफॉर्मेंस याद करते हुए लोगन को एहसास होता है कि उसने सुबह ओरहुन को गलत समझा था। जब उसे पता चला था कि ओरहुन को हीरोज पार्टी से बैनिश कर दिया गया है तो वह डिसअपॉइंटेड और गुस्सा हो गया था, जैसे ओरहुन ने उसकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी हो। लेकिन सच ये था कि ऑर्क्स के साथ फाइट के दौरान ओरहुन ने सीक्रेटली एजिलिटी डाउन इस्तेमाल किया था, एक ऐसा डीबफ जो एनिमीज की एबिलिटीज को कम कर देता है। लोगन ने सुना था कि सेल्मा भी ऐसे स्पेल्स रेयरली यूज करती है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ओरहुन ने इसे आराम से इस्तेमाल किया था। फिर फ्लोर 35 पर डेथ टेरेंटुला के साथ उनकी फाइट हुई। यही वो पहली फाइट थी जहां लोगन को फॉर्मेशंस की इम्पोर्टेंस समझ में आई। अगर डिफेंडर एनिमी को डिस्ट्रैक्ट रखे तो अटैकर और सपोर्टर अपने नेक्स्ट मूव पर फोकस कर सकते हैं। यही फाइट का सही तरीका है। ओरहुन को बिल्कुल सही पता था कि पार्टी के बफ्स कब खत्म होंगे। उसने डेथ टेरेंटुला के आखिरी अटैक को भी प्रेडिक्ट कर लिया था जब कैरोलाइन वेब्स में फंसी थी। ओरहुन बैटल के फ्लो को पढ़ रहा था और परफेक्ट ऑर्डर्स दे रहा था। वह सबसे कहीं ज्यादा हायर लेवल पर था। ये सब जानने के बाद भी लोगन को समझ नहीं आता कि ओरहुन फ्रंटलाइन अटैकर क्यों बनना चाहता है। कैरोलाइन सोफिया से पूछती है कि क्या ओरहुन फ्रंटलाइन अटैकर के रूप में भी स्ट्रॉन्ग है। सोफिया जवाब देती है कि हाँ वो है। वह याद दिलाती है कि जैसे उसने सुबह बताया था ओरहुन ने एक पल में दर्जनों ऑर्क्स को गिरा दिया था। कैरोलाइन बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि वह भी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। सोफिया अग्री करती है और उसे अश्योर करती है कि अगर वह अपना बेस्ट देगी तो वह भी जरूर स्ट्रॉन्ग बनेगी। लोगन फिर से साइलेंट हो जाता है ओरहुन के बारे में सोचते हुए। उसे एहसास होता है कि यही एक रियल जीनियस की निशानी होती है, लेकिन वह
हार मानने वाला नहीं है। वह डिसाइड करता है कि ओरहन से जितना सीख सकता है सब सीखेगा और खुद भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। कैरोलाइन उसकी सोच तोड़ते हुए कहती है कि उसके चेहरे पर स्कैरी लुक है और पूछती है कि क्या वो थक गया है। लोगन तुरंत संभलता है और कहता है कि वह बस कल के लिए खुद को मोटिवेट कर रहा था। कैरोलाइन एक्साइटेड हो जाती है और खुद को भी जोश दिलाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में। इधर बर्नार्ड और एंथम ओरहन से कहते हैं कि आज वे पे करेंगे, इसलिए वह जो चाहे खा सकता है। ओरहन थैंक्स करता है। बर्नार्ड मजाक में कहता है कि वह हीरोज पार्टी में था तो उसने बहुत पार्टी की होगी। ओरहन बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसने ज्यादातर मेहनत वाले काम और बिजी वर्क ही किया, इसलिए उसे एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। एंथम कहता है कि यह सच में मुश्किल लगता है। बर्नार्ड बोलता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल ने बात को और भी बुरा बना दिया क्योंकि ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। एंथम अग्री करता है और ओरहन से कहता है कि उसे यह सब भूल जाना चाहिए। ओरहन कहता है कि बस उन्हें ऐसा कहते सुनकर ही उसे अच्छा लग रहा है और वह उनका थैंक्स करता है। एंथम मेंशन करता है कि ओरहन हीरोज पार्टी में इंचांटर था, लेकिन पहली मुलाकात में उसने खुद को फ्रंटलाइन अटैकर बताया था। बर्नार्ड भी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि आखिर सच क्या है। ओरहन बताता है कि अब वह स्वॉर्ड यूज करता है क्योंकि हीरोज पार्टी छोड़ने के बाद उसने कन्वर्ट किया। वह यह भी बताता है कि हीरोज पार्टी में भी वह ओरिजिनली स्वॉर्ड्समैन ही था और बचपन से यही बनना चाहता था। एंथम पूछता है कि क्या उसके किसी पेरेंट का स्वॉर्ड्समैन से कनेक्शन था। ओरहन बताता है कि उसके ग्रैंडफादर एक फॉर्मर एक्सप्लोरर थे। एक बार उनके गाँव में मॉन्स्टर आया था और उन्होंने उसे एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में हरा दिया था। उसी सीन को देखकर ओरहन स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था। एंथम पूछता है कि फिर वह एन्चांटर कैसे बन गया। ओरहन एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे हीरोज पार्टी लोअर फ्लोर्स पर गई, मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और उनकी रफ्तार स्लो हो गई, लेकिन पार्टी इसे समझ नहीं पाई और जल्दी आगे बढ़ना चाहती थी। उसी टाइम एन्चांटर्स पॉपुलर हो रहे थे और क्योंकि ओरहन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी हर काम में माहिर था, उसे वही रोल दे दिया गया। एंथम कहता है कि पार्टी के लिए यह सही डिसीजन रहा होगा क्योंकि वे फ्लोर 94 तक पहुंच गए, लेकिन ओरहन डिसएग्री करता है। वह कहता है कि यह सही तरीका नहीं था, उन्हें रफ्तार स्लो करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। बर्नार्ड और एंथम कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ओरहन को एहसास होता है कि वह ज्यादा बोल गया है। वह तुरंत अपोलोजाइज करता है और टॉपिक चेंज कर देता है। वह जानता है कि हीरोज पार्टी फ्लोर 94 से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन वह यह बात उन्हें नहीं बताता। बर्नार्ड पूछता है कि उसका आइडियल स्वॉर्ड्समैन कैसा होगा। ओरहन सोचकर जवाब देता है कि वह एक अमेजिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होगा जो अकेले ही लोअर फ्लोर्स क्लियर कर सके। यही उसका गोल है और इसी वजह से उसने कन्वर्ट किया। बर्नार्ड और एंथम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह यह जरूर कर पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है। घर पहुंचने के बाद कैरोलाइन और सोफिया शॉवर लेने जाती हैं। कैरोलाइन कहती है कि टीचिंग एक्सपीडिशन कल खत्म हो जाएगी और फिर ओरहन से गुड बाय हो जाएगा। सोफिया यह जानती है, लेकिन वह अब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि कल के बाद वह ओरहन को नहीं देख पाएगी। वह चाहती है कि ओरहन नाइट स्काई रैबिट्स के साथ ही रहे। कैरोलाइन सजेस्ट करती है कि वह उससे पूछ ले, क्योंकि अगर वह पूछेगी तो शायद वह मान जाए। सोफिया कहती है कि ओरहन उसकी सिस्टर जैसा नहीं है और उससे ऐसा पूछना सेल्फिश होगा। फिर भी उसे यह सोचकर दुख होता है कि शायद वह उसे फिर कभी न देख पाए, इसलिए वह डिसाइड करती है कि अगली बार मिलने पर वह उससे पूछेगी। अगले दिन कई लोग ग्रेट डंजन के बाहर इकट्ठा होते हैं। तभी सबकी नजर फेमस हीरोज पार्टी पर पड़ती है जो वहाँ आ रहे होते हैं। ओलिवर एटीट्यूड से सिर उठाकर बाकी मेंबर्स के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ हम लूना को भी देखते हैं जो थोड़ी सैड दिख रही होती है और इसी सीन पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। तब तक के लिए बाय बाय।